अंतरराष्ट्रीय संबंध में हमने पिछली क्लास में मूलभूत अवधारणाएं, आज लास्ट है, फिर हम लोग कल से भारत की विदेश नीति पर स्टार्ट करेंगे क्लास को। चलिए, मूलभूत अवधारणाएं, अंतिम पार्ट देख लो, आज पार्ट 5। हमने लास्ट क्लास में आपसे कूटनीति की चर्चा की थी और अलग अलग प्रकार से जो है वह कूटनीति को डिफाइन किया था, कूटनीति के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा की। तो कूटनीति है क्या? किसी भी राज्य की विदेश नीति को का एक उपकरण है जिसके द्वारा विदेश नीति को व्यावहारिक संदर्भों में एग्जीक्यूट किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। यानी किसी भी राष्ट्र का विदेश के मामले में अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापना के लिए जो नीति बनाई जाती है वो विदेश नीति है, और उस विदेश नीति को व्यवहार्यता में अप्लाई करने के लिए हम कूटनीति का प्रयोग करते हैं। चलिए, कमेंट लास्ट में, आप जितने कमेंट है अंत में, है ना, चलिए जितने सवाल है लास्ट में। स्थितियां विपरीत होती है, हर राष्ट्र क्या चाहता है? अपनी राष्ट्र हित की पूर्ति चाहता है, और इस क्रम में समझौता, सामंजस्य, संधि बहुत कुछ होती है, और कूटनीति यही करती है। वार्ताओं के जरिए तनाव को कम करने का, संबंध को मधुर बनाने का कार्य करती है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर जहां घरेलू परिस्थितियों के विपरीत वातावरण होता है, वहां पर अपनी राष्ट्र के हित की प्राप्ति करना, है ना। वीडियो क्लियर है? ममता यादव यहां से शानदार जाता है स्टूडियो से, है ना, देख लो। तो विदेश नीति के अंतर को व्यवहार में लागू करने का कार्य कौन करती है? कूटनीति। कई कूटनीति के प्रकार हमने देखा, आर्थिक, सांस्कृतिक, गनबोट, है ना, डॉलर डिप्लोमेसी, चेकबुक डिप्लोमेसी, कोएर्सिव डिप्लोमेसी, सारे हमने कूटनीति के प्रकार की, हाँ चलिए सुप्रिया गौतम, ढेर सारा आशीर्वाद, हमने चर्चा की। कूटनीति के मॉडर्न प्रकार, ट्रैक 1, ट्रैक 2, हालांकि देखो ट्रैक 4 तक ही हम लोग काम में लाते हैं, है ना, ट्रैक 9 तक अलग अलग कूटनीति के प्रकार है। तो हमने पिछली क्लास में आपको ट्रैक 1, ट्रैक 1.5, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4 और ट्रैक 5 बता दिया था, है ना। एक बार दोबारा रिकॉल करा दूं, तेजी से देखिए। ट्रैक 1 में क्या है? आधिकारिक वार्ता, राज्य और राज्य के जो भी अभिकरण है उसके जरिए, जैसे राजनयिक, डिप्लोमैट्स है, एम्बेसडर है, विदेश मंत्री है, विदेश सचिव है, प्रधानमंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, या भारत सरकार द्वारा अपॉइंट कोई भी प्रतिनिधि मंडल जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर किसी अन्य देश के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करता है ना। हाँ, ट्रैक 2 गैर राजनयिक, राजनीतिक वार्ता। ट्रैक 2 में क्या है? यहां पर आप देखें ऑफिशियल वार्ता है ना, अधिकारी तंत्र, इसमें पूरे सरकार की मशीनरी इन्वॉल्व होती है। यहां पर गैर राजनयिक वार्ता है, यहां पर सरकार की भागीदारी नहीं होती, बल्कि अकादमिशियन, रिसर्चर, स्कॉलर, नागरिक समाज के प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा संबंधों को बेहतर बनाने की पहल की जाती है। क्लियर है? ट्रैक 1.5, ट्रैक 1.5 क्या है? इन दोनों का ही मिश्रित स्वरूप है, यानी जिसमें आधिकारिक वार्ता भी है, राजनयिक वार्ता कह ले, आधिकारिक वार्ता कह ले, या गैर राजनयिक वार्ता कह ले, दोनों का मिश्रण क्या है? ट्रैक 1.5। ये सब नया नया कंसेप्ट हाल के वर्षों में देखा जाता है। ये रोहित, अर्चना, सबका स्वागत है, प्रीति। चलिए, ट्रैक 3 व्यापारिक या वाणिज्यिक संबंधों के विकास के जरिए ऐसा प्रयास होता है, जैसे दो देश के मध्य कोई आर्थिक संबंधों की स्थापना हुई, कोई समझौता हुआ, आर्थिक समझौता, ये भी कहीं ना कहीं संबंधों को नॉर्मलाइज बनाता है, संबंधों को मधुर बनाता है। तो दो देशों के मध्य ट्रैक 3 कूटनीति एक ऐसी कूटनीति है जिसमें व्यापारिक या वाणिज्यिक संबंधों के विकास के जरिए संबंध को सुधारने की या संबंध स्थापना के प्रयास किए जाते हैं। ट्रैक 4, इसको सबसे ज्यादा हम लोग इसका यूज करते हैं, सांस्कृतिक कूटनीति कह ले, पीपल टू पीपल कूटनीति कहते हैं। इसमें क्या है? कला, संगीत, संस्कृति, मीडिया एक्सचेंज के जरिए नागरिकों के आवागमन द्वारा संबंध स्थापना के प्रयास। जैसे मान लीजिए भारत सरकार द्वारा ट्रैक 4 पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को प्रमोट करना, है ना। दो देशों के मध्य नागरिक अगर आवागमन हुआ, दोनों आदान प्रदान हुआ, आना जाना हुआ, ऐसी स्थिति में संबंधों में क्या होती है? मधुरता आती है। ट्रैक 5, हमने लास्ट में ट्रैक 5 तक शायद चर्चा की थी, अगर याद हो मुझे, जहां तक याद है ना। तो एक बार ट्रैक 5 देख लेते हैं क्या है। ट्रैक 5 में, ट्रैक 5 तक बताया था ना बच्चों, ट्रैक 4 ही तक बताया था या ट्रैक 5 बताया था? मुझे लगता है हाँ, आ रहे हैं अमनदीप कौर। शुरू होता नहीं कि सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हो, लास्ट तक पहुंचोगे पता चल जाएगा किसमें रिलीजियस लीडर है या नहीं है। ट्रैक 5, अब देखो ध्यान रखना, ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं है कि ट्रैक 4 में जो चीज है वो गलती से भी 6 में नहीं आएगा। हाँ, 5 तक बताया था, वही तो मुझे याद है। ट्रैक 5 में क्या होता है? अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, तमाम, हाँ 5 तक बताया था। तो रिसर्च, एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग के क्षेत्र में सहयोग द्वारा संबंध स्थापना के प्रयास, संबंध स्थापना के प्रयास। अब आप जैसे देखिए, भारत ने अमेरिका के साथ अगर मान लीजिए रक्षा के क्षेत्र में कोई समझौता किया है, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है ना, एक देश से छात्र जो है दूसरे देश में शिक्षा के लिए जाते हैं, या एक देश के जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्निकल काम देखने वाले हैं, इनको शिक्षण प्रशिक्षण दूसरे देश में दिया जाता है। तो ये क्या है? ट्रैक 5 कूटनीति, है ना, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में या प्रशिक्षण के क्षेत्र में परस्पर संवाद, सहयोग के जरिए संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास किया जाता है। और अब अंतरराष्ट्रीय संबंध में हाल के वर्षों में, वैश्वीकरण के दौर में इस प्रकार के संबंध का भी एक संदर्भ में विकास हुआ है। ट्रैक 6, आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रैक 6, इसको कहते हैं पीस बिल्डिंग प्रोसेस, पीस बिल्डिंग प्रोसेस या मैकेनिज्म। ट्रैक 6
ट्रैक 6 में क्या होता है, शांति स्थापना के लिए प्रयास किए जाते हैं। जैसे दो राष्ट्रों के मध्य संबंधों में तनाव है ना, उस तनाव के को नॉर्मलाइज करना है। उस तनाव को नॉर्मलाइज करने के लिए सरकार क्या करती है, तो शांति बहाली के प्रयास करती है, शांति स्थापना। शांति बहाली के प्रयास कैसे होंगे, जैसे देखिए म्यूचुअल मिसट्रस्ट है, परस्पर अविश्वास की धारणा है। ऐसी स्थिति में शांति स्थापना के लिए सरकार क्या करती है, दो देशों के मध्य संबंधों में तनाव है, जैसे डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा, हथियारों के निर्माण, इन सब पर रोक। दो देशों के मध्य संबंधों को नॉर्मलाइज करने के लिए यह शांति प्रक्रिया के जरिए संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास किया जाता है। तो दो लाइन बस लिखिए, अब कमेंट बंद करो सभी लोग, है ना। चलिए, पीस बिल्डिंग, शांति स्थापना या शांति से संबद्ध सक्रियता, पीस एक्टिविज्म भी इसको कहते हैं, पीस बिल्डिंग प्रोसेस या पीस एक्टिविज्म दोनों कहते हैं ट्रैक 6 को, है ना। पीस बिल्डिंग या पीस एक्टिविज्म लिखिए। ट्रैक 6 लिखिए, शांति प्रक्रिया बहाल करने हेतु, शांति प्रक्रिया को बहाल करने हेतु दो देशों के मध्य इस प्रकार की कूटनीति का प्रयोग किया जाता है। है ना। इसमें परस्पर अविश्वास को कम करने हेतु, इसमें परस्पर अविश्वास को कम करने हेतु, परस्पर अविश्वास को कम करने हेतु निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण, सीमाओं पर सेनाओं की तैनाती में कमी, सीमाओं पर सेनाओं की तैनाती में कमी जैसे प्रयास किए जाते हैं। है ना। चलते हैं अब नेक्स्ट, ट्रैक 7, ट्रैक 6, ट्रैक 7 में रिलीजियन। ज्यादातर बस ट्रैक 4 तक याद रखो, इतने ट्रैक याद रखने की कोई जरूरत नहीं है ना। ट्रैक 7 के अंतर्गत क्या किया जाता है, रिलीजन से रिलेटेड धार्मिक मामलों, तत्वों, नेतृत्व आदि के जरिए संबंध को बेहतर बनाने के प्रयास। लिखिए, ट्रैक 7 इस कूटनीति के अंतर्गत दो देशों के मध्य, आइए सबका स्वागत है जितने लोग देर से जुड़े, इस कूटनीति के अंतर्गत दो देशों के मध्य संबंधों को बेहतर बनाने हेतु धार्मिक नेतृत्व तत्वों, मामलों, धार्मिक नेतृत्व, धार्मिक तत्वों, धार्मिक मामलों, धार्मिक तत्वों आदि को प्रोत्साहन के जरिए प्रयास किया जाता है। अब जैसे एक देश का कोई धर्मगुरु है, धर्म से संबंधित कोई बड़ी शख्सियत है, अगर मान लीजिए किसी अन्य देश में भी वैसे धार्मिक समुदाय के लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में धर्म के नाम पर सद्भाव को बढ़ाने का कोशिश किया जाता है ना। तो ट्रैक, चलते हैं ट्रैक 8, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस एक एक लाइन लिख लो, क्योंकि कई बार ऐसा भी लिखने में ट्रैक 1, ट्रैक 2 ज्यादातर बार बार कह रहा हूं, है ना। ट्रैक 8 में फंडिंग, वित्तीय प्रोत्साहन के जरिए, वित्तीय प्रोत्साहन के जरिए लिखिए। जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र को कोई वित्तीय राहत देता है, पैकेज देता है, वित्तीय आर्थिक मदद करता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैक 8 कूटनीति। तो लिख लीजिए बस एक लाइन इसमें। इसके अंतर्गत लास्ट लाइन दोबारा क्या बोले, धार्मिक तत्व, नेतृत्व आदि का प्रयोग कर संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। दूसरी लाइन हो जाएगी हरमीत सिंह, है ना। निष्कर्ष समझ लो ना कि दो देशों के मध्य धार्मिक नेतृत्व, धार्मिक मामले, धार्मिक तत्व आदि का प्रयोग करके संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। यही ट्रैक 7 डिप्लोमेसी है ना। ट्रैक 8 दो लाइन लिखे इसमें, लिखिए। इसके अंतर्गत किसी भी राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्र को आर्थिक मदद या वित्तीय पैकेज, वित्तीय मदद, आर्थिक या वित्तीय मदद एक ही बात है, के जरिए कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र को, आ रहे हैं सुस्मिता, पहले समझ लो, लास्ट तक सब क्लियर होगा। इसके अंतर्गत कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र को वित्तीय या आर्थिक मदद के जरिए
संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है डॉलर डिप्लोमेसी, चेकबुक डिप्लोमेसी, उसमें भी क्या था। हालांकि ध्यान रखना है, ट्रैक 8 का मंशा किसी राष्ट्र को वित्तीय रूप से पंगु बनाना नहीं होता है। थोड़ा इसको हम उदारवादी, एक सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करते हैं, है ना। जैसे हमने डॉलर डिप्लोमेसी की बात की, तो बेसिकली वो भी कूटनीति यही है, वित्तीय प्रोत्साहन के जरिए ही, लेकिन उसमें मंशा कुछ नेगेटिव थी। चेकबुक डिप्लोमेसी चाइना जो कर रहा है, किसी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का ध्यान न रखकर भी उसको वित्तीय मदद दे रहा है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्था है ना, और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डमाडोल है। ऐसी स्थिति में कोई भी राष्ट्र उसमें 65, 70, 100 बिलियन डॉलर निवेश नहीं करना चाहेगा, लेकिन चाइना की नजर भारत को काउंटर बैलेंस करने की है हिंद महासागर में। ऐसी स्थिति में चाइना पाकिस्तान को अपने निकट लाने के लिए ट्रैक 8 डिप्लोमेसी का या चेकबुक डिप्लोमेसी या जो भी कह लें डॉलर डिप्लोमेसी का प्रयोग करता है। एक प्रकार से पाकिस्तान को वो अपने ऊपर निर्भर बनाता है ना, कि कल को पाकिस्तान उस ऋण की भरपाई नहीं कर पाएगा और इस क्रम में कल को चाइना के द्वारा उसको टेक ओवर कर लिया जाएगा। जैसे भारत और भूटान संबंधों में प्रत्येक वर्ष आपका जो वार्षिक बजट होता है ना, उसके अंतर्गत भारत भूटान के लिए राहत पैकेज देता है। हर साल हर वार्षिक बजट में सार्क के कुछ प्रमुख देशों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का पैकेज होता है। जैसे मान लीजिए भूटान की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, ऐसी स्थिति में भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जो भी हमारा वार्षिक बजट होता है उसमें हम भूटान के या सार्क के कई देश के लिए कुछ फंडिंग करते हैं, क्योंकि ये छोटे देश हैं, ये हम पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में अगर वहां शांति रहेगी तो हमें भी कहीं ना कहीं उसकी मदद मिलेगी, इसलिए वित्तीय प्रोत्साहन। तो वित्तीय प्रोत्साहन के सकारात्मक संदर्भ भी हो सकते हैं, नकारात्मक। क्लियर है? चलिए अब इस पर पीएचडी नहीं कर लेना, रिसर्च नहीं कर लेना। चलिए अगला ट्रैक 9। अब ज्यादातर काम की चीज 4 ही तक है, बार बार कह रहा हूं। जैसे ट्रैक 9 में क्या है, ई कनेक्टिविटी है ना, मीडिया संचार के माध्यम के जरिए संपर्क को बढ़ाने की पहल की जाती है ना। जैसे वर्तमान दौर जो है वैश्वीकरण का है, जहां पर संचार के त्वरित साधन है, आधुनिक साधन है, जहां पर मीडिया का विकास अत्यधिक हुआ है। वैसी स्थिति में दो देशों के मध्य संबंधों को नॉर्मलाइज करने में मीडिया, पब्लिक ओपिनियन, संचार माध्यम, इन सब का बेहतर प्रयोग के जरिए संबंधों को बेहतर बनाया जाता है। कितना एक ही बात डीएमपी में ये है, वो है, फला है, ढिमकाना है, टेस्ट में आया है, पीबीक्यू में है, कितना तुम लोग कमेंट करते हो यार, सुन लो ना, आया होगा वहां। बिना लिखे हाथ जो है ना, जब तक कुछ ना कुछ लिखे नहीं तब तक मजा ही नहीं आता। एक कमेंट को 4 बार लिखा जाता है, और वैसा कमेंट तो मैं जीवन में नहीं लेता हूं, ध्यान रखना। एक ही सवाल 50 बार पूछोगे, जानकर देखकर भी नहीं जवाब दूंगा। जितने सवाल हैं एक भी जवाब क्लास के दौर में नहीं दूंगा, लास्ट में पूछना। अंत तक आओगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी रामायण शुरू नहीं हुआ, सर रावण कौन था, सर किष्किंधा क्या था। चलिए सुप्रिया गौतम अपना इंटरनेट चेक करो, है ना। कम्युनिकेशन, संचार, है ना, आदि साधनों के प्रयोग द्वारा संबंध बेहतर बनाने के प्रयास। तो लिख लें, देखिए ट्रैक 9 डिप्लोमेसी, लिखिए ट्रैक 9 डिप्लोमेसी, लिखिए ट्रैक 9 डिप्लोमेसी। इसके अंतर्गत दो देशों के मध्य संबंधों को बेहतर बनाने हेतु, दो देशों के मध्य संबंधों को बेहतर बनाने हेतु मीडिया जनमत संचार के आधुनिक माध्यम, संचार के आधुनिक माध्यम आदि के प्रयोग के जरिए प्रयास किया जाता है। जैसे मीडिया एक्सचेंज भी जरूरी है। जैसे मीडिया क्या करती है, पब्लिक परसेप्शन बनाती है, जनमत का निर्माण करती है। जैसे आप देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों को खराब बनाने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। दोनों देश की मीडिया गैर जिम्मेदाराना रवैया है। पाकिस्तान की मीडिया वहां के हुक्मरानों, वहां के जो भी लोग सत्ता में हैं, आम जनता का, आम सरोकारों के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बार बार भारत विरोधी बयान दिए जाते हैं। और जो वहां का मीडिया है इन बयानों को क्या करता है, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, और दोनों देशों के मध्य संबंधों को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है टीआरपी गेन के लिए। राष्ट्रवाद, देशभक्ति का मुद्दा, भारत पाकिस्तान तनाव आ रहे हैं, अभी वही तो बता रहे हैं अमनदीप कौर। जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, ये सबको अनावश्यक उछाला जाता है, और इसके जरिए
दो देशों के मध्य संबंध को और खराब करने की साजिश की जाती है। जैसे आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए के दौरान भारतीय मीडिया का गैर जिम्मेदाराना रवैया। तो दो देशों के मध्य संबंध को मधुर बनाने के लिए मीडिया के मध्य एक्सचेंज जरूरी है। सकारात्मक मीडिया के जरिए जनमत का निर्माण होता है। आम व्यक्ति में, पब्लिक में किसी राष्ट्र को लेकर क्या छवि है, इस छवि को निर्माण कौन करता है? मीडिया, संचार के साधन, माध्यम, है ना। जैसे भारत में आप राष्ट्रीय मीडिया हमारा जानबूझकर माना कि पाकिस्तान एक कलुषित राष्ट्र है, पाकिस्तान एक राष्ट्र हमेशा ऐसा रहा जिसने भारत विरोधी काम किया है, परंतु जो मीडिया है वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से, कई बार भ्रामक पोस्ट के जरिए, कई बार हेट स्पीच के जरिए, कई बार राष्ट्रवाद को अनावश्यक तूल देने के लिए पाकिस्तान के मुद्दों, पाकिस्तान के आंतरिक मामलों, पाकिस्तान के किसी नेता के बयान पर टीका टिप्पणी, ये सब न्यूज रूम में चलता रहता है। और यही न्यूज हम लोग देख देख कर क्या करते हैं? जनमत का निर्माण कर लेते हैं। तो किसी भी राष्ट्र की जो छवि है ना, वह छवि को बेहतर बनाने में आम नागरिकों में मीडिया की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज के समय में संचार साधनों के जरिए किसी भी राष्ट्र की इमेज को खराब किया जाता है। एक वार जो है सिर्फ आमने सामने का फ्रंट नहीं होता है, फ्रंट फुट पे वार नहीं होता, एक वार मीडिया रूम में भी है। भारत ने पाकिस्तान पर यह बढ़त बना ली, इतने तबाह कर दिए, रावलपिंडी हमारा है, फलाना ढिमकाना, ये क्या है? एक प्रकार से मीडिया के द्वारा आम जनता में इस प्रकार की छवि गढ़ दी जाती है और उसका नुकसान हमें होता है। दो देशों के मध्य संबंधों को बेहतर बनाने में हम ट्रैक 9 कूटनीति में यही करते हैं कि मीडिया एक्सचेंज के जरिए दोनों देशों के मध्य मीडिया सकारात्मक जनमत का निर्माण करता है, कम्युनिकेशन के जरिए संबंधों को बेहतर बनाना जाता है ना। ये सब ट्रैक 9 कूटनीति में। तो ट्रैक 1 से 9 रटने की जरूरत नहीं है, बस ट्रैक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 है, बस 4 याद रख लेना, हटाओ, उसके बाद ज्यादा याद नहीं रखना। चलते हैं बेसिक कंसेप्ट में, अगले पार्ट की तरफ। एक गुट निरपेक्षता देख लेते हैं, है ना। चलिए, गुट निरपेक्षता वैसे तो भारत की विदेश नीति के अंतर्गत, बस संक्षिप्त वहां चर्चा करूंगा, यहां डिटेल चर्चा करता हूं। गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्ष आंदोलन, पहले तो नाम क्या है? नॉन अलाइन मूवमेंट। इसकी स्थापना कब? संक्षेप में तेजी से समझते चलिए, कब और किसके द्वारा? नाम के उदय के कारण नाम के बुनियादी सिद्धांत गुट निरपेक्षता जैसे प्रश्न भारत की विदेश नीति जब पढ़ेंगे तो इसकी भी चर्चा यहीं पर समझ लेते हैं कि यह क्या है, इसकी प्रासंगिकता कैसे, भारत इसका कैसे प्रयोग कर सकता है। नैम 2.0 कई जगह आप लिखेंगे, क्या है नैम 2.0, इन सब पर चर्चा कर लेते हैं। तो क्या क्या लिखा कि नैम क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा कैसे हुई, संक्षेप में थोड़ा। नाम के उदय का कारण क्या थी, परिस्थितियां क्या थी, है ना, इसकी भी चर्चा। क्यों नाम आया, नाम के बुनियादी सिद्धांत क्या है, है ना। चलिए, हो गया। नैम की समकालीन विश्व में तथा भारत के लिए प्रासंगिकता, नैम 2.0 क्या है? अक्सर आप गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम 2.0 क्या है, जैसे यहां से निबंध पूछा है, 4-5 साल अगर पहले देखेंगे तो निबंध में आया है एक निबंध कि समकालीन विश्व में नाम की प्रासंगिकता।
तो ऐसा नहीं कि ये सब ऐसा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट से लेकर हर जगह। भारत की विदेश नीति भी जब लिखेंगे तो वहां भी यहीं पर बेसिक कंसेप्ट में ही समझ लेते हैं, क्यों आया, कैसे आया, संक्षिप्त में, है ना। पहले तो बार बार देखिए, आप जब आंदोलन लिख रहे हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, तो आंदोलन क्यों कहते हैं इसको, आखिर आंदोलन क्यों कहा जाता है। जब भी आप किसी भी रोड पर 2, 4, 10, 20 लोगों का झुंड जुलूस, क्या आप उसको आंदोलन कहते हैं क्या। आंदोलन एक अवधारणा है। जब हम किसी भी आंदोलन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, व्यापक भागीदारी होती है, चाहे राष्ट्र हो, समाज हो, व्यक्ति हो, है ना, उसकी एक विचारधारा होती है। किसी भी 10-20 लोगों के झुंड अगर रोड पर उतर जाए तो उसको आप आंदोलन नहीं कह सकते। जब हम आंदोलन की बात करते हैं, खास करके सामाजिक आंदोलन की जब बात करते हैं, तो क्या कहते हैं, जिसमें व्यापक जन भागीदारी हो, जिसमें कोई ना कोई एक विचारधारा हो, जिसका एक नेतृत्व, जिसमें कोई ना कोई नेतृत्व हो, जिसका कोई ना कोई सांगठनिक ढांचा हो। अगर यह है तो हम इसको आंदोलन कहते हैं। नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन। यह, इसमें व्यापक भागीदारी थी दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों की। कौन से राष्ट्र थे, तो इसलिए इसकी एक आइडियोलॉजी थी। क्या है विचारधारा, आगे चर्चा होगी। इसमें नेतृत्वकर्ता लोग थे जो पूरी दुनिया को शीत युद्धकालीन परिस्थिति में एक वैकल्पिक राजनीति, शक्ति संतुलन से पृथक एक वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे थे, है ना। सांगठनिक ढांचा, है ना, सांगठनिक ढांचा, इसका एक संगठन है ना। तो क्या है नाम, चर्चा करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले नाम का फुल फॉर्म क्या हो गया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। यह है क्या, शीत युद्ध काल के दौर में दुनिया जब 2 शक्ति संतुलन के खेमे में बट चुकी थी, एक का नेतृत्वकर्ता कौन था, अमेरिका, और दूसरे का नेतृत्वकर्ता कौन था, यूएसएसआर। जब दुनिया 2 शक्ति के खेमों में विभाजित हो गई थी, ऐसी स्थिति में एशिया के बहुत सारे देश, अफ्रीका के बहुत सारे देशों को 1940 से लेकर 60 के बीच में आजादी मिली। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का एक लंबा दौर रहा, जिसके कारण एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देशों को गुलाम बना लिया गया। ऐसी स्थिति में जब इन्हें स्वतंत्रता मिली तो पूरा दुनिया जो है वो 2 शक्ति के खेमों में विभाजित था, और दोनों के मध्य युद्ध जैसे हालात, परिस्थितियां हमेशा बन रही थी। अब जो नव स्वतंत्र देश थे, नव स्वतंत्र जिन्हें नई नई आजादी मिली, जैसे आप भारत की बात करें, नई आजादी हमें मिली, ऐसी स्थिति में हमें अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना है। परंतु अंतरराष्ट्रीय मंच पर परिस्थितियां क्या थी बच्चों, विपरीत थी। 2 शक्ति के केंद्र थे और दोनों के मध्य रस्साकस्सी चल रही थी, जोर आजमाइश की लड़ाई चल रही। एक साम्यवाद की बात कर रहा था, समाजवाद की, और दूसरा पूंजीवाद की। और ऐसी स्थिति में जो नए स्वतंत्र देश हैं उनको डर लगा, भय लगा कि ऐसे ही साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की चपेट से, चुंगल से वो बाहर हुए, और अगर शक्ति संतुलन की राजनीति में वो किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुए, ऐसी स्थिति में उनकी शक्ति को क्या कर दिया जाएगा, उनकी स्वतंत्रता को खंडित कर दिया जाएगा। तो नाम शीत युद्ध काल के दौर में शक्ति संतुलन की राजनीति से पृथक हटकर स्वतंत्र विदेश नीति, हम अपनी विदेश नीति का पालन अपनी शर्तों के मुताबिक करें। कोई जो शक्तिशाली देश है वो हमें गाइड ना करे, हम पर दबाव ना डाले, हमें जबरन बलात् अपने खेमे में शामिल ना करे। इसको लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। यानी शक्ति के 2 केंद्रों से पृथक बनाए रख, दूरी बनाए रहते हुए स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना, अपने राष्ट्र हित की पूर्ति के लिए, बिना किसी खेमे में शामिल हुए। क्योंकि जब भी आप यूएसएसआर ब्लॉक में गए, यानी समाजवाद की विचारधारा को आपने एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप अमेरिका के खेमे में आए, कहीं ना कहीं पूंजीवादी, उदार लोकतांत्रिक जो विचारधारा है उसके आप हिमायती बन गए। तो जब दुनिया शीत युद्ध के दौर में 2 खेमों में बट चुकी थी, ऐसी स्थिति में कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्णय कैसे करे, है ना, कि अपनी विदेश नीति का संचालन वह अपनी शर्तों पर कैसे करे। हर देश को अपने राष्ट्र हित के बारे में सोचने का अधिकार है, परंतु ऐसा ना हो कि ये जो शक्ति के 2 ध्रुव हैं यह बलात् किसी भी राष्ट्र को अपने में मिलाने की कोशिश करें। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय मंच पर कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हुई। जो नव स्वतंत्र देश थे उन्हें लगा कि अनावश्यक अगर इनके शरण में आए, इनके विचारधारा से प्रभावित हो गए, तो ये हम पर किसी न किसी रूप में एक प्रकार से साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का आरोपण हो जाएगा। तो इसलिए दोनों ही गुट से दूरी बनाए रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति के पालन करने के लिए एक विकल्प के रूप में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक आंदोलन आता है जिसका नाम क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो क्लियर हुआ कि क्या है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, कि जो शीत युद्ध के दौर में अगर आप देखें द्विध्रुवीय व्यवस्था, शक्ति के खेमों में 2, एक का नेतृत्व करता यूएसएसआर और एक का नेतृत्व करता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन दोनों खेमों से दूरी बनाए कर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की पालन हेतु एक आंदोलन के रूप में क्या आया नाम, कि अगर जोर आजमाइश के युद्ध में पड़े, लिखवा दूंगा, है ना, तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियां हमारी प्रतिकूल होगी। अगर मान लीजिए आप अमेरिका के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं यूएसआर का कोपभाजन का शिकार होना पड़ सकता है। यूएसएसआर हो सकता है कल को आपसे नाराज होकर आपके विरुद्ध कोई, अगर आप यूएसएसआर की तरफ जाते हैं तो अमेरिका तमाम षड्यंत्र के जरिए आपकी शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो ये शक्ति के 2 ध्रुव हैं, पहला ध्रुव यूएसएसआर के रूप में, दूसरा इधर आप देखें तो ये कैसे पूंजीवादी देश है ना, उदार लोकतांत्रिक मूल्यों से युक्त है, और इधर अगर देखें तो ये कैसे देश है यूएसएसआर, तो समाजवादी देश है।
समाजवाद आर्थिक प्रणाली है जहां उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण है? राज्य का। तो जो शीत युद्ध के एक दौर में परिस्थितियां बड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर विपरीत आई, जो नव स्वतंत्र देश थे, जो नए नए जिनको आजादी मिली, नव स्वतंत्र देश, इनको क्या लगा कि भैया हमें आजादी में जो है खतरा है, हमारी आजादी पता नहीं सुरक्षित रह पाएगी। और ऐसी स्थिति में अगर उनकी आजादी को खतरा है, कहीं ना कहीं अनावश्यक शक्ति संतुलन के वो शिकार ना हो जाए, तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर ये नव स्वतंत्र देशों का एक लामबंदी, एक समूह बनता है, और वही गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष, दोनों ही गुट, चाहे यूएसएसआर हो चाहे यूएसए, इन दोनों ही गुट से निरपेक्ष, तटस्थ, हटकर एक अलग गुट। वो कैसा गुट? नव स्वतंत्र देशों का, जो अपने अनुरूप अपनी विदेश नीति का निर्धारण करे, जो अनावश्यक शक्ति संतुलन की राजनीति में न पड़े, जो आत्मनिर्णय कर सके कि उन्हें किस देश के साथ जाना है या उन्हें अपनी विदेश नीति का संचालन कैसे करना है। यही है नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब नोट करो सभी लोग, है ना, लिखो, लिखिए। शीत युद्ध के दौर में, लिखिए, शीत युद्ध के दौर में संपूर्ण विश्व व्यवस्था सत्य के दो खेमों में विभाजित हो गई थी। संपूर्ण विश्व व्यवस्था शक्ति के दो खेमों, ध्रुव कह सकते हैं आप, में विभाजित हो गई थी, जिसमें एक का नेतृत्व सोवियत रूस के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें एक का नेतृत्व सोवियत रूस के द्वारा किया जा रहा था तथा दूसरे का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। एक का नेतृत्व सोवियत रूस द्वारा किया जा रहा था और एक का नेतृत्व, दूसरे का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। दोनों राष्ट्रों के मध्य युद्ध जैसे हालात के कारण, दोनों खेमों, ध्रुवों या राष्ट्रों, जो भी लिखना है, के मध्य युद्ध जैसे हालात के कारण अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक नया खतरा मंडराने लगा था। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक नया खतरा मंडराने लगा था। ऐसी स्थिति में एशिया व अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों को, ऐसी स्थिति में एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों को अपनी आजादी के खोने का खतरा दिखाई पड़ रहा था। एशिया व अफ्रीका के नव स्वतंत्र, नए नए जो आजादी हुए थे, नव स्वतंत्र राष्ट्रों को अपनी आजादी को खोने का खतरा महसूस हो रहा था। इन्हीं सभी परिस्थिति में शक्ति के दोनों गुटों से पृथक होकर, शक्ति के दोनों गुटों, ध्रुवों से पृथक होकर अपने राष्ट्रीय हित के अनुरूप, शक्ति के दोनों ध्रुवों, गुटों से पृथक होकर अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप, अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन हेतु, अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन हेतु गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। पैराग्राफ चेंज करके, गुट निरपेक्षता का सामान्य आशय, गुट निरपेक्षता का सामान्य आशय शक्ति के दोनों गुटों से पृथक, शक्ति के दोनों गुटों से पृथक रहकर अपने स्वतंत्र विदेश नीति के पालन से है, अपने स्वतंत्र विदेश नीति के पालन से है। तो मोटे तौर पर अब आप समझ गए होंगे कि क्या गुट निरपेक्षता है। दोनों गुट से पृथकता, अलगाव। अब ध्यान रखना, कई बार हम गुट निरपेक्षता को नकारात्मक मान लेते हैं कि विश्व राजनीति से पृथकता तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुट निरपेक्षता ऐसा नहीं है कि वह विश्व की राजनीति के प्रति उदासीन है, नहीं।
परंतु अनावश्यक शक्ति संतुलन की राजनीति से दूरी रखने की बात करता है। जानबूझकर अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था को जो भंग करने की तमाम इन दोनों गुटों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उससे हटकर, न्यूट्रल रहकर, बिना उसके निकट आए, उससे दूरी बनाकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को पालन करना ही क्या है? गुट निरपेक्षता। और ये जो आंदोलन जब सभी राष्ट्र एक साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर आए तो ये क्या हो गया? गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का आंदोलन, उनकी सामूहिक लामबंदी जो किसी विचारधारा के अधीन आई। जैसे अभी आपने जस्ट देखा कि हम आंदोलन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरी दुनिया के देश, अफ्रीका, एशिया के नव स्वतंत्र राष्ट्र, अधिकांश इनमें वही है, उन्होंने एक परस्पर साझेदारी के जरिए किसी विचारधारा क्या थी जी? साम्राज्यवाद का विरोध, है ना? साम्राज्यवाद का विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध, शक्ति संतुलन की राजनीति से पृथकता, इसके आधार पर इन लोगों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक वैकल्पिक खेमा बनाया। दो गुट थे, उससे हटकर एक वैकल्पिक खेमा नेतृत्व करता, इसका एक सांगठनिक ढांचा है ना? चलिए आते हैं, इसका हमने जो स्ट्रक्चर बना, बस दो लाइन देख ले। इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा? जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्थापना 1950s के डिकेड में प्रारंभ होती है, खासकर के 1955 से, और 1961 में पहला बेलग्रेड में सम्मेलन होता है। पांच प्रमुख शख्सियत का नाम है गुटनिरपेक्ष आंदोलन को स्थापित करने में, जिसमें हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। इसमें अगर आप देखें तो डॉक्टर सुकार्नो है, इसमें अगर आप देखें तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। तो भारत इसका एक फाउंडर देश है, नेहरू के नेतृत्व में, सुकार्नो के नेतृत्व में, तमाम और भी हैं अगर हम देखें तो, जैसे मिस्र के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राज टिटो, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति, 4-5 प्रमुख शख्सियत हैं, और ये अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसके द्वारा स्थापित किया गया, है ना? तो बस 2 लाइन नोट कर ले, कब और किसके द्वारा स्थापित किया गया, लिखिए 2 लाइन। दिक्कत क्या है, अगर शॉर्टकट पढ़ाओ तो समस्या, डिटेल पढ़ाओ तो यहां ज्ञानचंद और रायचंद की कमी नहीं है ना? समस्या आपके स्तर पर है, जो पढ़ा रहे हैं बस लिखो, कमेंट कम करो, जो पढ़ा रहे हैं वो लिखो, है ना? काम आएगा। ये सिद्धांत यहां तक नहीं पूछेगा, यहां से सवाल दिखेगा, नाम 2.0 क्या है, किताब पढ़ते रह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, है ना? तो स्थापना कब हुई, किसके द्वारा, बस 2 लाइन इसमें लिखें, लिखिए। अंतरराष्ट्रीय मंच पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1950 के दशक में, 1950 के दशक में जवाहरलाल नेहरू जोसेफ ब्राज टीटो, डॉक्टर सुकार्नो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। सुजीत प्रजापति, तुम कम लिखा करो कमेंट, है ना? कम लिखा करो, ज्यादा जो है ना कमेंट लिखते वक्त ध्यान रखा करो, है ना? क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तुमसे मुझे नहीं सीखना है ना? कैसे पढ़ाना है, जीवन का 15-16 साल यही किया, यहां से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक यही काम है। तो ज्यादा कमेंटबाजी कम किया करो, क्या पढ़ाना है, डिटेल पढ़ाना है, कम पढ़ाना, तुम्हारे मुताबिक नहीं चलूंगा, है ना? पहली बार ये सौभाग्य नहीं मिला है, थोड़ा अनुशासन में रहो, है ना? नहीं तो अनुशासित तो मैं कर ही दूंगा, है ना? क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है ना, हम लोग। चलिए लिखिए, जवाहरलाल नेहरू। कौन कौन? जोसेफ ब्राज टिटो, इससे पहले आपने क्या लिखा? जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्राज टिटो, है ना? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम। ये सब 4-5 लोग हैं जिनका नाम बहुत आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, है ना? तो गमाल अब्दुल, ये मिस्र के राष्ट्रपति रहे। गमाल अब्दुल नासिर, है ना? आदि के प्रयास से हुआ, लिखिए, आदि के प्रयास से हुआ 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन, 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ, युगोस्लाविया की पहले राजधानी बेलग्रेड, अब तो युगोस्लाविया रहा नहीं, टूट गया। तो ये 4 लोग हैं। अब इतिहास में क्या जानना, इसका सिद्धांत क्या है, चलते हैं इस पर, आते हैं सीधे। नाम के उदय की कारण और परिस्थितियां आप सब समझ चुके हैं, क्या कारण है और क्या परिस्थितियां हैं, है ना? 1955 से प्रयास स्टार्ट हुआ, पहला सम्मेलन कहां होता है, ऑफिशियल, आधिकारिक, 61 में होता है बेलग्रेड में। नाम के उदय की परिस्थितियां क्या है, 4-5 बिंदु लिख लो। कई बार कन्वेंशनल सवाल भी बच्चों आता है, ध्यान रखना, है ना? चलिए लिखिए, नाम के उदय की परिस्थितियां क्या क्या है, या उदय के कारण, 4-5 पॉइंट लिख ले। पहला, शीत युद्ध कालीन शक्ति संतुलन की राजनीति,
शक्ति के दो गुटों से पृथक रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक वैकल्पिक राजनीति की पहल शीत युद्धकालीन शक्ति संतुलन की राजनीति। पहला कारण है शक्ति के दो गुटों से पृथक रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक वैकल्पिक राजनीति की पहल। नव स्वतंत्र राष्ट्रों के आजादी खोने का भय। दबाव में न रहकर स्वतंत्र विदेश नीति के पालन। तो ये सब है नाम के उदय के कारण, है ना। हाँ, घाना के भी पीएम बस छोटा सा उनकी भी भूमिका है। हाँ, एनक्रोमा उनका भी रोल है। कितना लिखोगे दीपक नाम, है ना। तो शीत युद्धकालीन शक्ति संतुलन की राजनीति क्लियर है। शक्ति के दो गुटों से पृथक रहते हुए, सबसे बड़ी बात क्या है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। ये दोनों के बीच में गए तो पिसे, है ना। दोनों ध्रुवों से पृथकता बनाकर स्वतंत्र विदेश नीति चलानी है। क्या मतलब है, लड़ने दो मरने दो इन्हें, हमें अपनी आजादी खोने का भय है, क्योंकि हम 200-300 वर्षों की दास्ता के बाद हम लोग अभी आजादी प्राप्त किए हैं। तो नाम का उदय का कारण क्या है, ये आप समझ पाए। नाम के बुनियादी सिद्धांत क्या है, कई चीजें आपको यहीं से समझ में आ जाएगी, जो अभी भी हमारी विदेश नीति का भी एक आधारभूत सिद्धांत है नाम, है ना। तो नाम के सिद्धांत क्या है, अगला एक हेडिंग बनाइए, पैराग्राफ, नाम के आधारभूत सिद्धांत, मान्यताएं। क्या इसका आधारभूत, हाँ, पहला आधारभूत सिद्धांत क्या है, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद की विचारधारा का विरोध। प्रजातीय या नस्लीय भेदभाव का विरोध। उसकी चर्चा आगे सुजीत हम लोग करेंगे, है ना। अमेरिका भारत संबंध जब पढ़ेंगे उस समय ये चर्चा आएगी वहां पर, है ना। जैसे अमेरिका शुरुआत में ही हमारे पास आया, गेहूं दिया, हमें अनाज दिया, टेक्नोलॉजी दिया, और भारत से क्या अमेरिका चाह रहा था कि वो हमारे निकट आ जाए। परंतु जो भारत के प्रधानमंत्री थे, अब थोड़ा इतिहास अगर पढ़ा होगा तो 1926-27 के बाद उनका रुझान किधर आ जाता है, समाजवाद की तरफ। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो भारतीय प्रधानमंत्री थे वो थोड़े समाजवाद की विचारधारा की तरफ झुके हुए थे। कांग्रेस में भी समाजवाद की विचारधारा आ रही थी धीरे धीरे, और यही कारण था कि अमेरिका से दूरी बनाए रखना हमारे लिए जरूरी था। नया देश आजाद हुआ था, अंतरराष्ट्रीय मंच पर दबाव चल रहा था, तो हमने वो सब चर्चा भारत अमेरिका भारत रशिया संबंध में सब आएगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक घटना दूरदर्शी होती है, वो लंबे समय तक प्रभावित करती है, तो गाये बगाए उसकी चर्चा होगी। प्रजातीय या नस्लीय भेदभाव का विरोध, आत्मनिर्णयन का सिद्धांत, निशस्त्रीकरण, शांति, सुरक्षा व स्थायित्व का समर्थन। निशस्त्रीकरण, अभी हम लोग कहां चल रहे हैं सोनाली पोद्दार, अभी शीत युद्ध में ही तो चल रहे हो, तो अभी क्या लिखेंगे, सोवियत रूस ही लिखते हैं। रशिया और सोवियत रूस में अंतर नहीं है, पहले लिखो फिर समझोगे आगे। लिख लिया, आत्मनिर्णय का सिद्धांत, निशस्त्रीकरण, शांति सुरक्षा का समर्थन,
शांति, सुरक्षा, स्थायित्व का समर्थन विश्व के स्तर पर, ये नाम की बुनियादी। अगला एक और लिख लें, लिखिए फटाफट, चलिए। शक्ति संतुलन की राजनीति से पृथकता या दूरी। अंतरराष्ट्रीय विवादों, समस्याओं का शांतिपूर्ण प्रयासों, तरीकों, शांतिपूर्ण प्रयासों, तरीकों द्वारा समाधान की पहल नस्लीय भेदभाव, नस्ल के नाम पर, प्रजाति के नाम पर, गोरे और काले, है ना। बिल्कुल अफ्रीका के लोगों के साथ क्या हो रहा था सुमित? नस्लीय भेदभाव ही तो हो रहा था। अमेरिका में ही गोरे और कालों के मध्य भेदभाव था, है ना। प्रजातीय श्रेष्ठता की हिटलर की विचारधारा थी। जर्मनी में अन्य रेस के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था। तो प्रजातीय भेदभाव भी अफ्रीका देशों के साथ, दुनिया के अफ्रीकी देशों के लोगों के साथ दुनिया के स्तर पर भेदभाव। ये सब नाम के क्या है? आधारभूत सिद्धांत है, मान्यताएं हैं। भारतीय विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत में गुटनिरपेक्षता है ना। नोट कर लिया। देखिए जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, एक एक पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा बेसिक कंसेप्ट में। तो नाम क्या है, नाम की स्थापना कैसे हुई, इसके उदय की कारण क्या थी, इसके बुनियादी सिद्धांत क्या है, नाम की समकालीन विश्व में प्रासंगिकता क्या है, भारत के लिए भी प्रासंगिक, पूरी दुनिया का हमें क्या, हम अपने देश के हित की बात करें कि रेलेवेंस ऑफ नाम की क्या प्रासंगिकता है। चलिए तो एक अगला हेडिंग बनाइए, दोनों ही देख लेते हैं, समकालीन विश्व के लिए भी और भारत के लिए भी। तो एक हेडिंग बना लें, समकालीन विश्व तथा भारत के लिए नाम की प्रासंगिकता, है ना। जैसे देखिए नाम कब आया था? जब दुनिया दो ध्रुव में बटी हुई थी, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था थी, शक्ति का दो खेमा था। लेकिन जब सोवियत रूस का विघटन ही हो गया, ऐसी स्थिति में शक्ति का खेमा एक ध्वस्त हो गया। उसके बाद धीरे धीरे 91 से 2001 तक आपने एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था देखी, और 2001 के बाद बहुध्रुवीयता, बहुपक्षीयता समकालीन विश्व राजनीति में आपको दिखाई पड़ रही, जहां शक्ति का कोई एक केंद्र नहीं है, शक्ति के विविध केंद्र हैं। कोई राष्ट्र आर्थिक महाशक्ति है, कोई राष्ट्र सामरिक दृष्टिकोण से अग्रणी है, कोई राष्ट्र विकासशील अर्थव्यवस्था के स्तर पर, कोई राष्ट्र अन्य क्षेत्र में। तो जो समकालीन विश्व व्यवस्था है, 21वीं सदी की बात करें, 2001 के पश्चात, उसमें कोई एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र की उपस्थिति अंतरराष्ट्रीय मंच पर नहीं है। हाँ, यह माना कि अन्य राष्ट्रों के सापेक्ष में अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की थोड़ी आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक स्थिति अधिक मजबूत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन जो शीत युद्ध काल के दौर में अमेरिका था, या 91 से 2001 के बीच में अमेरिका था, दूर दूर तक कोई देश उसके आगे पीछे भी नहीं थे। लेकिन आज आप देखें तो समकालीन विश्व में शक्ति के विविध केंद्र आ गए। जैसे देखिए चाइना, उभरती हुई महाशक्ति, ब्राजील, भारत, साउथ अफ्रीका, ये सब देश, साउथ कोरिया, ये सब नए नए देश अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी अर्थव्यवस्था के जरिए दुनिया की एक नई विकास यात्रा को लिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब विश्व व्यवस्था में ध्रुवीयता तो है नहीं, शक्ति संतुलन की राजनीति वैसी नहीं है जैसे शीत युद्ध के काल में। तो कई बार आलोचकों ने इसकी आलोचना करी कि नाम जो है वह द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में आया। जब अब शक्ति का संतुलन को लेकर वैसी वर्चस्व की राजनीति है ही नहीं, तो फिर नाम जैसी संस्था की प्रासंगिकता क्यों? तो यहीं से यह प्रश्न उठकर आता है कि क्या नाम जो है वो समकालीन विश्व राजनीति के लिए प्रासंगिक, प्रासंगिक मतलब समझते हैं क्या होता है कि वर्तमान के लिए उपयोगी है अथवा नहीं है। जो चीजें 1950-60 के दशक में आई और वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां उस समय अलग थी, आज परिस्थितियां अलग है। आज यूएनओ जैसी, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी प्रभावशाली संस्था थी, उस समय भी थी, लेकिन उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ही हुई। और शीत युद्ध के दौर ने संयुक्त राष्ट्र संघ को भी कहीं ना कहीं, उनको भी, उनके अधिकार क्षेत्र को भी अतिक्रमित कर लिया था। तो जो परिस्थितियां हैं वह विपरीत है। अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर अब ध्रुवीयता की स्थिति वैसी नहीं है जैसी। तो नाम की रेलेवेंस क्या है? हम भारत के लिए ज्यादा चर्चा कर ले, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी। जैसे आप देखिए वर्तमान में नाम में 120 से अधिक देश हैं। अधिकतर कैसे देश हैं? तीसरी दुनिया के देश। तीसरी दुनिया समझते हैं, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, हम ये भी पढ़ते हैं, संक्षिप्त में आप समझ लें। जैसे आप कहते हैं पहली दुनिया के देश, पहली दुनिया के देश का मतलब होता है खास करके जो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली वाले देश हैं, यानी पूंजीवादी देश या पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली द्वारा संचालित प्राय विकसित देश। जब हम कहते हैं दूसरी दुनिया के देश,
तो दूसरी दुनिया में हम समाजवादी देशों की चर्चा करते हैं, सामान्य तौर पर समाजवादी विचारधारा वाले देश, जैसे रशिया की बात हो रही है समकालीन, चाइना की बात हो रही है। तो पहली दुनिया मतलब पूंजीवादी देश जो आर्थिक रूप से क्या है, सक्षम है। दूसरी दुनिया मतलब समाजवादी विचारधारा वाले देश। और जब हम तीसरी दुनिया की बात करते हैं तो तीसरी दुनिया का सामान्य अर्थ क्या होता है? तीसरी दुनिया का मतलब जो पिछड़े देश हैं, खास करके एशिया व अफ्रीका के निर्धन राष्ट्र, है ना। इसी प्रकार आप डेवलपमेंट के आधार पर भी क्या कहते हैं, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित, वो भी एक अलग पैटर्न है ना। विकसित देश जहां पर क्या है, विकास का अपेक्षाकृत बेहतर स्तर है हर क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार को लेकर, जीवन की गुणवत्ता को लेकर बेहतर है, वो विकसित देश है। विकासशील जो दोनों के मध्य है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था जैसे भारत, चाइना। तीसरी जो अल्प विकसित है, तो अलग अलग कैटेगराइजेशन है, समझना। तो हम लोग क्या कहते हैं कि नाम में अधिकतर कौन देश है, तीसरी दुनिया के देश है। निर्धन राष्ट्र कह सकते हैं, पिछड़े राष्ट्र कह सकते हैं, अल्प विकसित राष्ट्र, कुछ विकासशील अर्थव्यवस्था भी है जैसे भारत। तो क्या नाम जैसे राष्ट्रों को, जो नाम के राष्ट्र है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर अगर इकट्ठा रहे तो वो अपनी एक आवाज बनाकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर किसी भी शक्ति संतुलन का पुरजोर विरोध कर सकते हैं। तो नाम की प्रासंगिकता क्यों है, हर युग में रहेगी। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर सदैव परिस्थितियां क्या है, विपरीत है। इंडिया किसमें है, समझाया क्या, विकासशील। तीसरी दुनिया में ही अभी आप हो, है ना। तीसरी दुनिया से थोड़ा बेहतर स्थिति हुई हमारी, है ना। विकासशील अर्थव्यवस्था, तीन आधार पर और भी आप बांट सकते हैं, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। भारत अल्प विकसित नहीं है, बल्कि भारत कहां आ गया, विकासशील। अगर यहां देखें तो भारत पहली दुनिया और तीसरी दुनिया के मध्य स्थित है, समझे, है ना। पहली दुनिया और तीसरी दुनिया, बहुत सारे मोर्चों पे हमारी स्थिति अभी भी गरीब है। विश्व भूख सूचकांक में आप 105वें स्थान पर है, मानव विकास सूचकांक में 128 से 132 के बीच में है ना। तो जो हमारी स्थिति है, हम न तो पहली दुनिया में शामिल है और न तो तीसरी दुनिया में, हम दोनों के बीच में। अगर हम विकास के स्तर के आधार पर देखें तो न तो हम पूर्णतः विकसित देश हैं और न ही अल्प विकसित हैं, बल्कि हम दोनों के मध्य स्थित हैं। हमारा सपना क्या है कि 2047 तक विकसित भारत बनना है, यह हमारा स्वप्न है ना। तो भारत कहां है, तो हम विकासशील अर्थव्यवस्था में है ना। कई बार हम लोग इसको गाहे बगाहे चर्चा करते हैं। प्रासंगिकता पहले समझिए कि क्या है, कि आज दुनिया में जो तीसरी दुनिया के देश हैं उन पर हमेशा खतरा मंडरा रहा है। जैसे आप देखें, अब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का वो दौर नहीं है, लेकिन आज उपनिवेशवाद का एक नया चोला पहनकर उपनिवेशवाद दिखता है, जिसको हम कहते हैं नव उपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद। आज साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का चोला बदल चुका है। कल तक यह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का दौर पूरी दुनिया ने देखा। आज क्या है, आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नव उपनिवेशवाद है, नियो कॉलोनियलिज्म। क्या है समझते हैं, साम्राज्यवाद का भी एक नया स्वरूप आप देख सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं नव साम्राज्यवाद। नव साम्राज्यवाद, अब पहले की तरह कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रख सकता। पहले क्या थी, विश्व व्यवस्था में यूएन जैसी संस्था नहीं थी, साम्राज्यवाद का दौर था। उसी साम्राज्यवाद का परिणाम क्या था, उपनिवेश, जैसे भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। आज नव उपनिवेशवाद है। पहले की तरह कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र को अपना गुलाम नहीं बना रहा है, उस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रख रहा, लेकिन उसके बाजार, उसके श्रमिक, उसके तकनीक, उसके अन्य पहलू पर नियंत्रण है। यानी अगर हम देखें नव उपनिवेशवाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो विकसित देश हैं वो पूरी विश्व व्यवस्था के केंद्र में स्थापित हो गए, और जो परिधि पर स्थित निर्धन राष्ट्र है तीसरी दुनिया के या विकासशील अर्थव्यवस्था है, उनके बाजार का, उनके श्रम का, उनके संसाधन का दोहन कर रहे हैं। कई बार वैश्वीकरण के नाम पर, कई बार टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के नाम पर, कई बार मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, कई बार वित्तीय प्रोत्साहन के नाम पर। आज मुट्ठी भर, ये विश्व की राजनीति में मुट्ठी भर कौन है, विकसित देश हैं। और ये विकसित देश की नजर कहां है, परिधि पर स्थित यहां कौन है, विकासशील देश। और बाह्य परिधि पर कौन है, अगर आप देखें बाह्य परिधि पर कौन है, तीसरी दुनिया के देश, निर्धन राष्ट्र, तीसरी दुनिया के देश। इनकी नजर देखिए कहां है, जो मुट्ठी भर विकसित देश हैं वो अंतरराष्ट्रीय मंच पर विकासशील और अल्प विकसित देशों के बाजार पर, श्रम पर और संसाधन पर अपनी पकड़ बना रहे। आप देख लें, आप ही के यहां आप ही को शर्ट लेवाइस ब्रांड के नाम से 500 रुपए का शर्ट 5000 में बेच दिया जाए। टेक्नोलॉजी के नाम पर पूरे फोन के बाजार पर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू आईफोन का दबदबा है। पूरे दुनिया के 70% फोन मार्केट का शेयर एप्पल जैसी कंपनी के हाथ में। भारत के किसी भी क्षेत्र में टॉप 10 कंपनी आप देख लें, उसमें से अधिकतर आपको विदेशी कंपनियां दिखेगी। तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर उपनिवेशवाद का एक नया चेहरा है, नव उपनिवेशवाद, जिसमें किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में, बाजार में, श्रम में, श्रमिक का, संसाधन का दोहन करके ये राष्ट्र क्या हो रहे हैं, विकसित राष्ट्र और विकसित, धनी राष्ट्र और धनी, और निर्धन राष्ट्र क्या हो रहे हैं, गरीब। साम्राज्यवाद का एक नया दौर है, नव साम्राज्यवाद, जहां प्रभाव क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय मंच पर राष्ट्रों के ऊपर बढ़ाया जा रहा है, थोपा जा रहा है।
देखिए आप, अमेरिका, भारत और पाकिस्तान में युद्ध को अमेरिकी राष्ट्रपति ढोल पीट पीट कर कह रहे हैं कि मैंने बंद करा दिया, मैंने मध्यस्थता की, भारत को कहा कि व्यापार पर प्रतिबंध लगा दूं। तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का जो पहले स्वरूप था वो नहीं है, अब क्या है? छद्म उपनिवेशवाद, छद्म साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद या नव साम्राज्यवाद का दौर है। ऐसी स्थिति में समस्या क्या आ रही है कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जो निर्धन राष्ट्र हैं, उनको अपनी आजादी, अपने संसाधन, अपनी श्रम खोने का खतरा है। जैसे देख लें अफ्रीका में, आज अफ्रीका में अमेरिका की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, चाइना, दुनिया के विकसित देशों की कंपनियां पहुंच गई। पीछे आप देखें मध्य पूर्व के क्षेत्र में संसाधनों की बंदरबाट को लेकर पश्चिम के देश की कंपनी वहां जाकर वहां के बाजार पर नियंत्रण कर रही। ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चलता रहता है। ऐसी स्थिति में अगर नाम की प्रासंगिकता की बात करें तो नाम आज भी प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि यह 120 से अधिक देशों की आवाज है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक देश एक वोट का सिद्धांत है जनरल असेंबली में। अगर दुनिया के मंच पर कोई भी गलत किसी राष्ट्र ने किसी अन्य राष्ट्र के विरुद्ध किया तो नाम एक आवाज उठा सकता है इन राष्ट्रों की भागीदारी के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय मंच पर किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध अगर कुछ है तो नाम उस पर प्रतिरोध की राजनीति कर सकता है। तो नाम की प्रासंगिकता हर युग में है ना। वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, अलग अलग बिंदुओं में लिखते हैं, है ना। लिखिए नाम की प्रासंगिकता, 2 लाइन इंट्रोडक्शन का लिख लीजिए। ये बैच थोड़ी सुधरेगा, कमेंट करते रहो फालतू, लिखो। देखिए सोवियत रूस के विघटन के साथ शीत युद्ध की समाप्ति ने, सोवियत रूस के विघटन के पश्चात शीत युद्ध की समाप्ति के कारण द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था समाप्त हो गई। द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था समाप्त हो गई और लगभग 1 दशक तक अमेरिकी वर्चस्व का एक दौर अंतरराष्ट्रीय मंच पर देखा गया। लगभग 1 दशक तक अमेरिकी वर्चस्व का दौर, ब्रैकेट में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था भी लिख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय मंच पर देखा गया। 21वीं सदी में शक्ति संतुलन की राजनीति पर बहुत हद तक, 21वीं सदी में शक्ति संतुलन की राजनीति पर बहुत हद तक विराम लगा और अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहुध्रुवीयता या बहुपक्षीयता, बहुत हद तक विराम लगा और अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहुध्रुवीयता या बहुपक्षीयता का उदय हुआ। अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहुध्रुवीयता, बहुपक्षीयता का उदय हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्धकालीन परिस्थिति की देन रही और शीत युद्धकालीन परिस्थितियों की देन रही और वर्तमान में बहुध्रुवीयता या बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था होने के कारण, वर्तमान में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था होने के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह उठे हैं। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह उठे हैं। परंतु यदि अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर गौर किया जाए, तो शक्ति संतुलन एवं वर्चस्व स्थापित करने की परिस्थितियां हमेशा कायम रहती है। परंतु यदि अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर गौर किया जाए तो शक्ति संतुलन की राजनीति या वर्चस्व स्थापित करने की होड़ सदैव बनी रहती है। वर्चस्व स्थापित करने की होड़ सदैव बनी रहती है। ऐसी स्थिति में नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन निम्न कारणों से प्रासंगिक है। ऐसी स्थिति में नाम निम्न कारणों से प्रासंगिक है। क्या क्या कारण है बच्चों अब तक जो आप समझे, कमेंट करके अब बताइए क्या क्या कारण है। तो पहला, अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और स्थायित्व के लिए जरूरी क्या है कि तीसरी दुनिया के देश एक आवाज, उसकी आवाज के रूप में नाम रहे। अंतरराष्ट्रीय मंच पर विकसित देशों द्वारा, चाहे विकासशील हो चाहे अल्प विकसित देश,
उनकी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप घुसपैठ जारी है। ऐसी स्थिति में जो तीसरी दुनिया के देश हैं या विकासशील अर्थव्यवस्था है, अगर अपने हितों को संरक्षित करना चाहती है तो नाम के मंच का प्रयोग किया जा सकता है। जो थर्ड वर्ल्ड नेशन है, तीसरी दुनिया के देश हैं, उनके लिए यह एक सशक्त मंच है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनकी आवाज है, जहां अंतरराष्ट्रीय मंच पर वे नाम के जरिए अपनी बातों को पुरजोर शब्दों में रखते हैं। जो पूरा एक विश्व राजनीति कैसी हो, संतुलित हो, उसके लिए जरूरी क्या है कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं उनका एक संगठन काम करे। अंतरराष्ट्रीय मंच पर जोखिम बना रहता है, संसाधनों की लूट, किसी राष्ट्र की आंतरिक सीमा में किसी राजनीतिक मंशा के कारण घुसपैठ सदैव होता रहता है। जैसे आज अफ्रीका की बंदरबाट के लिए दुनिया के कई देश जो है आज वहां पर संसाधनों की लूट के लिए, आज उनके दोहन के लिए विभिन्न प्रकार की प्रलोभन या दबाव की राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर नाम जैसी संस्था है तो आपका हित क्या है, संरक्षित है। तो नाम एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक आवाज है, एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, एक वैकल्पिक अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक ध्रुव है, केंद्र है। क्योंकि अगर नाम ना हो तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर विकसित देशों के इन कुकृत्यों के विरुद्ध कोई दबाव की राजनीति ही ना हो, है ना। अगर लोकतांत्रिक तरीकों से निशस्त्रीकरण या अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए यह प्रयास करता है तो नाम प्रासंगिक है। जैसे अगर सतत विकास करना है तो ये विकसित देश क्या कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के अन्य देशों का संसाधनों का दोहन करते जा रहे हैं, उनके वो संरक्षित करना है तो नाम जरूरी है। जो तीसरी दुनिया अधिकांश जो है दक्षिण दक्षिण सहयोग, आपने सुना होगा, अधिकांश जो दक्षिणी गोलार्ध में विश्वत रेखा के नीचे देश हैं, अधिकांश उनमें से तीसरी दुनिया के देश हैं, और जो उत्तरी गोलार्ध में देश हैं अधिकतर उसमें विकसित देश हैं। ऐसा नहीं कि सभी हैं। ऐसी स्थिति में जो दक्षिण दक्षिण सहयोग की संकल्पना है, चाहे विकासशील अर्थव्यवस्था हो, चाहे तीसरी दुनिया के देशों के मध्य एक मजबूती की बात हो, इसके लिए नाम सदैव प्रासंगिक है ना। हाँ, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए प्रोत्साहन के लिए नाम सदैव क्या समर्थन, शक्ति संतुलन की राजनीति से पृथकता। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के जोखिम है, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के जोखिम है। अगर बहुपक्षीयता है, बहुध्रुवीयता है तो यह विश्व राजनीति के लिए अच्छा है। अगर ये सभी कारणों से भारत के लिए भी क्या है, नाम प्रासंगिक। जैसे आप देखिए, आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको परमानेंट मेंबरशिप लेनी है, ऐसी स्थिति में नाम के देशों का सहयोग वोटिंग के लिए आपको चाहिए। तो नाम भारत के विदेश नीति का भी एक महत्वपूर्ण पिलर है। तो अगर हमसे कुछ बिंदु में हम इसे रखें तो पहला लिखिए, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के स्थान पर बहुध्रुवीयता व बात बराबर है बहुपक्षीयता, मल्टीलैटरलिज्म, बहुपक्षीयता की विचारधारा के प्रोत्साहन हेतु प्रासंगिक। पहला पॉइंट लिख रहे हैं आप, है ना। किसका हम लिख रहे हैं, नाम का रेलेवेंस, नाम की प्रासंगिकता में आपने लिखा ना निम्न बिंदुओं में। तो पहला आपने ये दिखा दिया, एक ध्रुवीय द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के स्थान पर बहुध्रुवीयता व बहुपक्षीयता बात बराबर है कि विचारधारा के प्रोत्साहन हेतु प्रासंगिक। अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व स्थायित्व को बनाए रखने हेतु अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक सक्षम मंच, प्लेटफॉर्म तीसरी दुनिया तथा विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतरराष्ट्रीय मंच पर विकसित राष्ट्रों के विरुद्ध हितों के संरक्षण हेतु हाँ कह सकते हैं, अधीन नहीं रह सकते हैं, एक बने हुए हैं। तो साम्राज्यवाद का विरोध उपनिवेशवाद का विरोध करता है, तो कहीं ना कहीं आपकी रक्षा भी होती है। लिखिए, सब आ रहे हैं, जब अंतिम तक जाओगे सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। हाँ दिया है चीफ वार्निंग, वो भारत अमेरिका संबंध में देखेंगे। ऐसे जो है ना रोज 10 गो धमकी मिलता रहता है ना। क्या करेंगे, अमेरिका के जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष ही अगर विचित्र प्रजाति का मिल जाए, है ना। अमेरिकन ने पूरी दुनिया के लिए एक सरदर्द चुनकर भेज दिया, है ना। बच्चों की तरह कर रहा है। चर्चा होगी भारत अमेरिका।
ऐसी धमकियां मिलते रहती है। पढ़ देता हूं, तीसरी दुनिया तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विकसित राष्ट्रों के विरुद्ध हितों के संरक्षण हेतु, जैसे ये क्या करते हैं, ट्रेड वॉर करते हैं या अपने खाद्य पदार्थ, अपनी वस्तुओं को सब्सिडी देकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत बनाए रखते है ना। फिर आप ये पढ़ते ही नहीं, आकृति अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए नोट करिए, फटाफट नोट करिए, डन। चलिए यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तावित सुधार हेतु तीसरी दुनिया के राष्ट्रों की संप्रभुता, संसाधन, हित आदि की रक्षा हेतु दक्षिण दक्षिण सहयोग के विकास और प्रसार हेतु विश्व राजनीति में को एक बेहतर विकल्प प्रदान करने हेतु साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नस्लवाद, आतंकवाद, उग्रवाद जैसी विचारधारा के विरोध हेतु बहुत है। चलिए अभी भारत अमेरिका नहीं चल रहा है, जो चल रहा है वहां पे कमेंट करो ज्यादा अच्छा है। चलिए तो ये क्या है, एक वॉइस ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तीसरी दुनिया के देशों की आवाज है। भारत इसके लिए, भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, तो सदैव प्रासंगिक है ना। भारत इनके जरिए अपने बायलैटरल, अपने मल्टीलैटरल रिलेशन को बेहतर कर रहा है। देखिए भारत के प्रधानमंत्री अफ्रीका के देश जा रहे हैं। यूएन में अगर हमें स्थायी सदस्यता चाहिए तो इन राष्ट्रों का साथ हमें अवश्य चाहिए। तो भारत के लिए क्या है, प्रासंगिक है। तो भारत की विदेश नीति के लिए भी प्रासंगिक है ना। भारत के विरुद्ध अगर कोई हित के विरुद्ध कोई कार्य है तो नाम जैसा मंच का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि कई मोर्चों पर नाम असफल भी रहा है ना, उसकी चर्चा आगे होगी। दक्षिण दक्षिण सहयोग समझ गए ना। जब हम ऐसे विषुवत रेखा का ये ऊपर का पार्ट क्या है, उत्तरी गोलार्ध, नीचे का पार्ट क्या है जी, दक्षिण गोलार्ध। खास करके अधिकतर तीसरी दुनिया के देश जो है वो कहां है, दक्षिणी गोलार्ध में। विकासशील अर्थव्यवस्था, चाहे ब्राजील हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे भारत हो, तो ये सब अधिकतर कहां है, दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तर उत्तर सहयोग, अधिकतर विकसित देशों के सहयोग की बात है। अधिकतर, अब कोई जरूरी नहीं कि हर विकसित देश, अधिकतर विकसित देश कहां है, उत्तरी गोलार्ध में। तो जो उत्तर उत्तर सहयोग अंतरराष्ट्रीय मंच पर, वो अपने हित की बात करते हैं। हरदम विकसित राष्ट्र अपने फायदे के लिए सोचते हैं। ऐसी स्थिति में दक्षिण दक्षिण सहयोग का विकास करना है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर इनके विरुद्ध आवाज उठानी। चलिए भारत के लिए क्या प्रासंगिक है ना, चलते हैं भारत के लिए क्या प्रासंगिक है। तो ये सभी चीज भारत के लिए भी आ जाएगा। दो तीन लाइन भारत के लिए क्या प्रासंगिकता अलग से नोट कर लेते हैं। भारत के लिए नाम की प्रासंगिकता, भारत के लिए जितनी बातें वहां थी वो सब यहां आ जाएंगी, है ना। जितनी बातें वहां थी, है ना, वह भारत के लिए नाम की प्रासंगिकता। पहला, द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंधों की स्थापना की दृष्टि से नाम के मंच का उपयोग नाम के राष्ट्रों के साथ मजबूत आर्थिक संबंध द्वारा
आर्थिक विकास हेतु भारत के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके समर्थन हेतु विचारधारा के बाद क्या लिखा है, कहां लिखा है विचारधारा, जैसी विचारधारा के विरोध हेतु, है ना, जैसे विचारधारा के विरोध हेतु, जगह कम रहता है कई बार बोल देता हूं, विचारधारा के विरोध हेतु। चलो हो गया। चलिए भारत के लिए नाम का रेलेवेंस, संक्षिप्त में जब नाम पर चर्चा हुई तो यही देख लो। पहला क्या है कि द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंध की स्थापना करना है तो नाम के मंच का भारत प्रयोग करता है। नाम के राष्ट्रों के साथ अगर बेहतर आर्थिक, जैसे मान लो भारत घाना, दोनों देशों के मध्य अगर बेहतर संबंध हो जाए, भारत नाइजीरिया में बहुत सारे तेल के भंडार है, गैस के भंडार है, और अगर भारत और नाइजीरिया के मध्य बेहतर संबंध है तो उससे कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को बल मिलेगा। भारत के विरुद्ध अगर कोई भी कार्यवाही है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इनके समर्थन हेतु, लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि नाम जैसा मंच जो है वह कई बार असफल भी रहा है। जैसे भारत के विरुद्ध अगर चीन ने जब कार्रवाई की तो नाम का उस समय दौर स्टार्ट ही हुआ था। जैसे आप देखिए 61 में नाम का पहला सम्मेलन होता है, 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, 62 में चीन के साथ युद्ध हम लड़ते हैं, लेकिन नाम को जिस चीन की गतिविधि का विरोध करना चाहिए था वो विरोध नहीं दिखता है। अभी भारत के विरुद्ध आतंकी कार्रवाई में नाम ऑफिशियली स्तर पर भले स्टेटमेंट दे दे, लेकिन नाम के सदस्य देश सक्रिय रूप से विश्व की राजनीति में भागीदार नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका जो है ना, भारत प्रयोग कर सकता है। नाम की प्रासंगिकता, एक दो पॉइंट और लिख लें। सुरक्षा परिषद, पहले लिख लो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता क्या है, सुरक्षा परिषद आगे पढ़ेंगे, हेतु नाम के राष्ट्रों का सहयोग भारत के लिए अपेक्षित भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी प्रतिरोध को कम करने हेतु, तो ये सब भारत के लिए रेलेवेंस है। अब लास्ट में नाम 2.0 क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं, भारत की विदेश नीति का ही पार्ट है। अक्सर आप लिखेंगे जब तो नाम 2.0 की बात करें। तो गुट निरपेक्षता ने क्या किया था, दो ध्रुवीयता को चुनौती दी थी और उस क्रम में आया था। अब है नहीं, लेकिन इसकी प्रासंगिकता फिर क्यों, तो इतने सारे हैं, भारत के लिए क्यों प्रासंगिक, दुनिया के लिए क्यों प्रासंगिक, है ना, क्लियर है। चलिए लास्ट देख लो, नाम 2.0 गुट निरपेक्ष आंदोलन। जैसे 21वीं सदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे बनाए रखना है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब 60 का दशक है नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 21वीं सदी में भारत किस प्रकार गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रयोग अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए करे, इसको लेकर एक नया गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक नया वर्जन आप कह सकते हैं, वह है गुट निरपेक्ष आंदोलन 2.0। क्योंकि दुनिया जो है काफी परिवर्तित हो चुकी है, अब बहुपक्षीयता है, बहुध्रुवीयता है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गुट निरपेक्ष आंदोलन को कैसे व्यावहारिक आयाम प्रदान किया जाए, कैसे दुनिया के विभिन्न देशों से रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर संबंध स्थापित किया जाए, भारत के हित किस देश के साथ आने में, नजदीक आने में अधिक महत्वपूर्ण है, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति में कैसे गुट निरपेक्षता का प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक एक्टिवली पार्टिसिपेंट के रूप में स्थापित करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन 2.0 आया। क्योंकि देखिए साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का दौर चला गया, अब कैसा दौर है, नव उपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद का दौर है। शीत युद्धकालीन परिस्थितियां रही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब सामरिकता का दौर आ गया, आर्थिक विकास, राष्ट्र अब दो राष्ट्रों के साथ, है ना, संबंध स्थापित करने में कहीं ना कहीं अब राष्ट्र जो है वो क्या कर रहे हैं, वो आर्थिक संबंध पर बल दे रहे हैं। तो अब परिस्थितियां क्या है, अलग आ चुकी हैं, और ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परिस्थितियां पहले की जैसी नहीं रही। इन सब कारणों से गुट निरपेक्षता को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए एक नई विचारधारा आई, जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन 2.0। यह कहती है कि भारत की विदेश नीति में एक स्ट्रैटेजिक रणनीतिक स्वायत्तता होनी चाहिए। रणनीतिक स्वायत्तता मतलब कि हम किसके साथ संबंध स्थापित करें, ये
पूरे विश्व राजनीति के संदर्भ में एक रणनीति के तहत होनी चाहिए। जैसे आप देखिए कि सोवियत रूस के विघटन के बाद भारत धीरे धीरे अमेरिका के निकट आया, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। चीन जैसे राष्ट्र का उदय, अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की छवि, भारत में निवेश बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण करना है, मिसाइल तमाम, तो अमेरिका की तरफ इंक्लिनेशन हमारा क्या है, झुकाव बढ़ा है। तो पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन में हम क्या कहते थे, किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र से गुट से दूरी बनाए रखना। हालांकि अब वो परिस्थितियां नहीं है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन 21वीं सदी में कैसे भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का प्रयोग करके भारत की विदेश नीति को बेहतर बनाया, इसी के लिए जो रणनीति है वही क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन 2.0। दूसरा, कल से कमेंट ऑफ रहेगा, कोई बात नहीं, आज देख लो। तो रणनीतिक स्वायत्तता की बात है। दूसरा, अगर हम कहें मूल्य आधारित विश्व व्यवस्था, घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार, क्योंकि अगर आप आर्थिक महाशक्ति बनेंगे तभी जाकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपकी प्रासंगिकता बनेगी। तो घरेलू अर्थव्यवस्था का सुधार, आत्मनिर्भरता। नोट करिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन 2.0 लिखिए। 21वीं सदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन को 21वीं सदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन को भारत के हितों के अनुरूप, भारत के हितों के अनुरूप प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, भारत के हितों के अनुरूप, भारत के हितों के अनुरूप प्रासंगिक बनाए रखने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन 2.0 2012-13 के बाद से भारत की विदेश नीति में शामिल हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन 2.0 2012-13 के पश्चात भारत की विदेश नीति में शामिल हुआ। इसमें नव साम्राज्यवाद एवं नव उपनिवेशवादी विश्व व्यवस्था में, नव साम्राज्यवादी व नव उपनिवेशवादी विश्व व्यवस्था में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर, भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर, भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए, परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए इसमें निम्न बातों पर बल दिया गया है। पहला, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता, रणनीतिक स्वायत्तता। दूसरा, मूल्य आधारित विश्व व्यवस्था। नेक्स्ट, घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार की पहल। और चौथा, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। तो चूंकि नाम 2.0 2012-13 के बाद भारत की विदेश नीति के जानकार कई लोगों ने मिलकर 21वीं सदी में कैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रासंगिक बनाए रखना है, इसके लिए नाम 2.0 आया और इसके लिए प्रयास हुआ है। तो आज यहीं तक रखो, कल से हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, पायल सैनी, जन्मदिन की शुभकामनाएं। विदेश नीति से क्लास स्टार्ट करेंगे। जो आइएगा, जो इतिहास है उसकी 2.0 बताता है। अति कर दिया है कुछ लड़का इस बैच का।